हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज यानी 19 जनवरी 2023 को जो मैथ में सीटेट पेपर 1 मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे विस्तृत रूप से हल करेंगे। टोटल 14 प्रश्न हैं जिसमें से 13 हमने हल किए हैं और एक प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने लिखा क्या है, अभी बातचीत नहीं हो पा रहा, नहीं तो उसको भी आपके सामने प्रस्तुत कर देते। और एक प्रश्न अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो टोटल 15 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं पूरा विस्तृत चर्चा करते हुए। जैसे में एक प्रश्न जो था 11 से विभाज्यता के नियम से संबंधित था प्रश्न क्या, जैसे में कोई भी संख्या यहाँ पे दे दी जाएगी और यहाँ पे भी संख्या दे दी जाएगी और बीच में कोई एक अंक नहीं दिया जाएगा, पी क्यू आर एस कुछ भी लिख के पूछा जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये 11 से भाग ये लग सकता है। यानी आपको क्या करना होगा, ऑप्शन से लेके बैठा के फिर भाग देना होगा, तो लंबा मेथड हो जाएगा। सॉल्व तो वैसे भी होगा लेकिन लंबा मेथड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका नियम पता है कि कैसे पता चलेगा कि 2 से भाग लग जाएगा, कैसे पता चलेगा कि 5 से लग जाएगा, कैसे पता चलेगा कि 3 से 6 से कैसे लग जाएगा, ये पता होना जरूरी है। तो पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिएगा कि आज का पेपर कैसा आया था, आपकी तैयारी वैसी है या नहीं। अगर नहीं भी है तो आज का वीडियो देखने के बाद ठीक हूबहू ऐसे ही प्रश्न किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखा जाए तो व्यवस्था की जांच कैसे करते हैं उसके सारे के हमने लिख दिए हैं। अगर पूछा जाए कि कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, उसका इकाई का अंक जो होगा वो क्या हो सकता है। कुछ 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 होगा। यानी 2 से उसमें भाग लग जाएगा। जैसे हम कोई भी संख्या लिख देते हैं, जैसे आप जो कहिएगा वो लिख देते हैं, जितना अंक कहिएगा उतना लिख देंगे और लास्ट में हमें जो लास्ट जो अंक होता है वो इकाई अंक होता है। अगर यहाँ हम 0 लिख दिए तो 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ अगर हम 2 लिख दिए तो भी 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ 4 लिख दिए तो भी 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ 6 लिख दिए तो भी 2 से भाग लग जाएगा। 8 लिख दिए तो भी 2 से भाग लग जाएगा। ये लास्ट वाला डिजिट ही डिपेंड होता है, लास्ट वाला डिजिट ही। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब भाग देते हुए आइएगा तो मान लीजिए यहाँ 8 है तो 9 दूनी कितना होता है, या 8 है तो एक अगर इसमें से बच के आएगा 18 होगा, तो 9 दूनी 18 कट जाएगा। अगर यहाँ पे 8 केवल बच जाता है, यहाँ पे 8 ही मान लीजिए पूरा इधर का कट गया, केवल लास्ट में 8 बच जाता है, वो 4 दूनी 8 होता है। यानी 2 से निश्चित रूप से भाग लग जाएगा। तो केवल इकाई अंक को 2 से भाग दे देना है। कितना हो बड़ा संख्या लिखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये अंक हमने लिख दिया। अब इसको देखना है कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं, तो ये इकाई वाला अंक उठाएंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे। 2 3 6, ये निश्चित रूप से 2 से भाग लग जाएगा। ये पूरी संख्या 2 से भाग लग जाएगी। क्लियर समझ गए? इकाई अंक का मतलब सबसे लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से भाग लग जाता है तो 2 से भाग लग जाएगा। ये इतना संख्या याद करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर समझ गए? अगला चले आगे हम बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे, मान लीजिए कि 6 3 4 और 5 है। अब इसका जो है डिजिट जोड़ेंगे, प्रत्येक डिजिट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे 6 3 कितना होता है कहिएगा 9, और 5 4 कितना होता है कहिएगा 9, और 9 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18। ऐसे भी जोड़िएगा, तो 5 4 9 9 10 11 12, अब 12 6 18। अब ये जो 18 संख्या आया, क्या ये 3 से विभाजित है? तो आप कहिएगा 6 3 18। तो निश्चित रूप से इसे भाग दे के देखिए, 6 3 4 5 निश्चित रूप से आपका 3 से विभाज्य होगा, निश्चित रूप से। तो इसको क्या करते हैं, आपस में जो भी संख्या है उसको आपस में जोड़ लेते हैं। जो जोड़ के बाद आता है संख्या उसको 3 से भाग दे के देखते हैं, अगर कट गया तो ये संख्या 3 से विभाजित होती है। 4 से कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होगी जब उसके अंतिम दो अंकों की बनी संख्या 4 से विभाजित हो, या अंतिम दोनों अंक शून्य हो। या तो लास्ट में शून्य होगा डबल, तो ये 4 से विभाजित होगी। नहीं को अगर लास्ट में 48 हो 40 हो, यानी जो 4 से विभाजित होने वाला संख्या हो लास्ट का 2 डिजिट ही। इसके आगे कुछ भी लगा दीजिए, इसके आगे कुछ भी लगा दीजिए, चाहे इसको 6 कर दीजिए, चाहे इसको 8 कर दीजिए, चाहे इसको 9 कर दीजिए, और लास्ट में 48 है तो ये 4 से भाग लग जाएगा ना। तो निश्चित रूप से ये कितना हो बड़ा संख्या हो, ये 4 से भाग लग जाएगा। क्लियर समझ गए? 5 संख्या पूर्णतः विभाजित तब होगा जब इकाई अंक जो हो, यानी जो इधर वाला अंक जो होता है वो 0 हो या 5 हो। जैसे मैं कहूँ 6 8 7 5 4,
अगर ये कहा जाए ये जो है ये 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है 4 है, हमको क्या चाहिए 0 या 5 चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूँ, मान लीजिए लास्ट वाला ये अब इकाई अंक हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया तो 5 से विभाजित हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 भी होता तो भी विभाजित हो जाएगा, 0 और 5 रहेगा तो 5 से विभाजित होगा। इसी तरीके से 6 से कैसे विभाजित होगा, वो कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब वो संख्या सम संख्या होगी और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। यानी पहले 2 से चेक करेंगे फिर 3 से चेक करेंगे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो संख्या सम संख्या होगी। सम संख्या कैसे पता चलेगा, इकाइक अंक 2 से भाग चल जाना चाहिए, 2 से भाग लगना चाहिए इकाइक अंक। यहाँ कुछ भी लिख दिया 8 6 4 3 इतना अंक हो गया, यहाँ पे 6 है, कोई इसको भाग देंगे 6 से। अगर चेक करना है तो पहले 2 से भाग दे के देख ले, 2 3 6 कट गया। अब उसके बाद सारे अंकों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 3 से भाग दे देंगे, और ये दोनों रूल फॉलो कर पाता है, यानी रूल लागू हो पाता है, तो निश्चित रूप से वो 6 से विभाजित है। 7 से विभाज्य कैसे होगा, कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि संख्या इकाई के अंक को दुगुना करके संख्या के इकाई के अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 का गुणज मिलता है। याद रखिएगा, इसे प्रैक्टिकल रूप से एक बार कर लीजिएगा। यदि संख्या इकाई के अंक को दुगुना करके, इकाई के अंक को क्या करेंगे दुगुना, मतलब क्या, जैसे 4 हो गया 4 गुणे 2, ये दुगुना हो गया 4 दूनी 8। तो इकाई के अंक को क्या करेंगे दुगुना करके संख्या के इकाई के अंक को हटाकर, जो इकाई का अंक है उसको हटाकर जो भी प्राप्त हुई संख्या है, जो भी प्राप्त हुई संख्या है उससे घटाने पर 7 का गुणज मिलता है। उससे क्या करेंगे घटा देंगे, तो 7 का अगर गुणज मिलता है तो वो किससे कटेगा, तो वो 7 से विभाजित होगा। इसके अतिरिक्त एक और है, जब किसी संख्या 6 बार 12 बार या 18 बार पुनरावृत्ति हुआ हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। वो संख्या किससे विभाजित होगी बाबू, 7 से। देख लीजिएगा 6 बार 12 बार 18 बार किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति हुआ हो तो 7 से विभाज्य होगी। इसका अगला पॉइंट है, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, ध्यान से पढ़िएगा 8 का विभाजित बता रहे हैं, अंतिम 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंकों की बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो 8 से विभाज्य होगी। यानी अंतिम 3 अंक को भाग देंगे, अगर अंतिम 3 अंक क्या हो शून्य हो, नहीं तो 8 से इसे भाग दे के देंगे तो ये तो कट जाएगा, 8 8 हमने लिखा है। तो इसी तरह इसके आगे कितना हो संख्या हो, लास्ट वाला 3 अंक देख लेंगे। 9 का, किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। यानी सभी अंकों को जोड़ देंगे और 9 से भाग दे देंगे। जैसे 3 काम कर रहे थे वैसे ही 9 का भी करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 3 वाले में 3 से भाग देंगे, 9 वाले में 9 से भाग देंगे। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः कब विभाज्य होगी, यदि उसका इकाई अंक 0 हो तो समझिए 10 से विभाजित होती है। अब 11, यदि किसी संख्या के विषम संख्याओं पर स्थित अंकों का योग तथा सम संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये क्या कह रहा है 11 वाला, देखिए होता क्या है ना, संख्या जो होती है 8 7 6 5, अब एक को छोड़ छोड़ के, ये मान लीजिए यहाँ भी है तो जोड़ देते हैं, एक को छोड़ छोड़ के क्या करेंगे जोड़ेंगे, और फिर एक को छोड़ के ये जोड़ेंगे। कोई ये सम संख्या वाला, एक विषम संख्या वाला हो गया, एक सम संख्या वाला होगा। अब दोनों को जोड़ के आपस में क्या करेंगे घटाएंगे। को घटाने के बाद अगर वो 0 है, मान लीजिए जहाँ भी है, कोई एक और संख्या ले लेते हैं, कोई ये इसको 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 जोड़ लिए, फिर इसको 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 जोड़ लिए, और दोनों को जोड़ने के बाद मतलब इन तीनों संख्याओं को जोड़ लिए, फिर इन तीनों संख्याओं को जोड़ लिए, ठीक है। जोड़ने के बाद दोनों को आपस में क्या करेंगे घटाएंगे। अगर वो संख्या 0 हो जाए तो 11 से विभाजित है, नहीं तो 11 से भाग लगेगा, यानी 11 11 दूनी 22 11 33 ऐसे करके होगा तो क्या होगा, तो भी 11 से विभाजित होगा, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों को क्या करें, इसको तीनों को जोड़ेंगे, फिर इसको तीनों को जोड़ेंगे, फिर जो संख्या आ गया मान लीजिए आ गया 18, इधर भी आ गया 18, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 11 से विभाजित है। अगर इधर आ गया आपका 20, इधर आ गया 18 का शेष बच गया 2, 11 को 2 से भाग देंगे लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये 11 से विभाजित नहीं है। क्लियर, इसी तरीके से चेक कर लेंगे। तो वही चीज़ लिखा है, यदि संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई संख्या दी हुई थी और यहाँ पे P
और यहाँ पे 8 7 6 ऐसे करके दिए को ये संख्या अगर हमें ज्ञात करना था को एक एक स्थान छोड़ के जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो जब इसमें p वाला जोड़ेंगे, कौन सा संख्या p वाला जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन से ले लेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लगाएं कि घटाने पे 11 से भाग लग जाए। क्लियर हो गया? अगर फिल इन दी ब्लैंक्स में भरने वाला हो तो बना के देखिए, 1 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 कितना ये संख्या है? 4 है। तो 4 क्या होता है? सम संख्या होता है। को पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो 4 बार हुआ है, यानी ये 11 से भाग निश्चित रूप से लग जाएगा। अगर पुनरावृत्ति 2 बार सम में हुई है, 2 बार हुआ है ना, कि सम संख्या 2 हो गया, तो ये भी किससे भाग लगेगा? 11 से। 2 बार ये हो गया, ये भी किससे लग जाएगा? 11 से लग जाएगा। कोई भी पुनरावृत्ति हुई हो कुछ समझिएगा सम से सम संख्या होना चाहिए, 2 हो या 4 संख्या हो या 6 संख्या हो तो 11 से ये भाग लग जाएगा। चलिए, यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य है, और अंतिम दोनों अंक शून्य है तो वह संख्या 25 से विभाज्य होगी। और इतना आप समझ गए तो समझिए एक प्रश्न आप डील कर सकते हैं। चलिए, एक प्रश्न था, त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या को सबसे पहले आपको समझना होगा त्रिभुजाकार पिरामिड क्या होता है। इस तरह का पिरामिड त्रिभुजाकार पिरामिड होता है। इसमें 3 चीज़ पूछे जा सकते हैं, अगर पूछना होगा तो। इन्होंने किनारे जो पूछे हैं वो है शीर्ष पूछा जा सकता है, फलक पूछा जा सकता है। वैसे याद करना चाहें तो 4 फलक 4 शीर्ष होते हैं, 6 किनारे होते हैं। ये पता कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई पिक्चर दे दिया और उसमें कहा कि इसमें से फलक बताना है, किनारा बताना है, शीर्ष बताना है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, कभी भी इस तरह का चित्र मिले आपको, किनारा की बात किया जाए तो जितना लाइन खींचा गया है ना, ये लाइन काउंट कर लीजिए। अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4, एक ये वाला 5, एक ये वाला 6, को टोटल कितने किनारे हो गए? 6 किनारे। अगर मैं बात करूं शीर्ष की तो शीर्ष जहाँ जहाँ ये जाके मिल रहा है ना, शीर्ष मतलब जहाँ जाके वो मिलेगा, जो नुकीला बनाएगा वो, जहाँ जाके मिलेगा और नुकीला बनाएगा। देखिए कितना शीर्ष है? 1 2 3 4, 4 जगह नुकीला बनाया है, तो ये क्या होता है? शीर्ष होता है। अब पिरामिड किसे कहते हैं? तो समझिएगा जो नुकीला होगा एकदम, उस पे बैठिएगा, पैर वगैरह में, मतलब उस पे पैर वगैरह रखिएगा तो समझिए कटीला की तरह लगेगा आपको, कांटा की तरह, उसी तरह होता है पिरामिड। अब इसमें आप समझ गए, शीर्ष समझ गए, किनारे समझ गए, फलक। फलक समझिए फेस एक तरह से कहा जाए तो देखिएगा, एक फेस आपका ये बन रहा है, ये वाला एक फेस ये बन गया, एक फेस बन गया ये वाला, एक फेस तो उधर भी छुपा होगा उसके पीछे, यानी जो दिखाई हमें नहीं दे रहा इस साइड में। मतलब अगर देखा जाए त्रिभुज बना है तो तीनों तरफ से होगा, एक ये हो गया, एक ये, मतलब ये पूरा। देखिए मैं एक को कलर कर देता हूँ, एक फेस तो ये हो गया, एक फेस ये हो गया, और दूसरा एक कलर मैं ले लेता हूँ ये, और दूसरा फेस ये हो गया। तो ये बंद डब्बे जैसा होगा ना, तो ये 2 फेस हो गया। जाहिर सी बात है एक उधर से भी ऐसे करके होगा 3, और एक नीचे होगा, नीचे यहाँ पे आधार पे ऐसे करके था अभी, देखिए नीचे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक हो गया। तो एक ये, एक ये, एक ये, एक उस साइड में छुपा हुआ है। तो 1 2 3, एक उधर छुपा हुआ 4। तो टोटल 4 फलक होते हैं, 6 किनारे होते हैं। किनारे बता दिए कि कितना लकीर हमने खींचा है, और 4 शीर्ष होते हैं, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लंबाई और चौड़ाई 16 गुणा 9 के बराबर क्षेत्रफल के वर्गाकार भूखंड की परिमाप ज्ञात करें। वैसे अच्छे तरीके से इन्होंने नहीं लिखा है, वैसे उनको लिख के देना चाहिए कि इतना आयताकार है जिसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, और इसी के बराबर इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है जिसका आपको परिमाप ज्ञात करके बताएं। ऐसे इस तरीके से देना चाहिए, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये शॉर्ट में बताया है, लेकिन ये चीज़ निकल के भी आता है। कैसे? सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, वो हम आपको समझा भी देते, क्योंकि आगामी एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकें। बच्चों जैसा बता रहे हैं मैं आपको। यहाँ पे एक हम आपको समझा दें कि आयत क्या होता है और एक वर्ग क्या होता है। दोनों का पिक्चर ध्यान से देख लीजिए।
यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो होता है ना, ये आमने सामने की भुजा आयत की बराबर होती है। ये आमने सामने की भुजा बराबर हुआ, इसके भी आमने सामने की भुजा क्या हुआ, बराबर हुआ। अगर ये 16 है तो ये भी कितना होगा बाबू, 16 होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। अगर ये 9 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसकी क्या है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 6। तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इतना समझ गए। अब देखिए, अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो इन दोनों को, ये 16 और 9 को गुणा कर देते हैं, तो क्षेत्रफल इस बीच वाले दायरे को कहते हैं, पूरा को थोड़ा सा कलर कर देते हैं, तो ये निकल जाता है। तो 16 गुणे 9 कितना होता है, 144 होता है। तो ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 144। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये इन दोनों को गुणा करते हैं, सेम प्रोसेस है, इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसका रूल निकल के क्या होता है ना, दोनों सेम है ना, इसका रूल निकल के आता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसी में वो फंसाने की कोशिश करता है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं, भुजा स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 किया जाएगा तो कितना आएगा बाबू, 36। कोई इसका जब भी निकालना होगा कितना आएगा, 36। अगर मैं आपको कह दूं कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 है, उसका भुजा निकालिए, कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, तुरंत रूट लगा लीजिएगा। कोई 6 का 36 होता है, कोई ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर से ये रूट कट जाता है। अगर मैं कहूँ कि किसी का, ये कितना आ रहा है, 144 है, को किसी का ये क्षेत्रफल जो है 144 है, किसी का क्षेत्रफल 144 है, तो 12/12 कितना होता है, 144, 12/12 4400। तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, ये रूट हट जाएगा, यानी 12 उसका क्या हो जाएगा, 12 उसका प्रत्येक भुजा हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। तो इस तरीके से भुजा हम लोग निकाल सकते हैं, साथ में क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भुजा और क्षेत्रफल का क्लियर हो गया। परिमाप क्या होता है, तो ये जो होता है, ये लकीर देख रहे हैं ना, ये लकीर, ये परिमाप होता है। इस सब में सेम ही होता है, सब में परिमाप सेम ही होता है। मान लीजिए ये 16 है, ये कितना है, 9 है, ये 16 है, ये 9 है, सबको आपस में जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। अब 16 और 9 कितना होता है बाबू, और ये 16 9 कितना होता है, 16 16 32 हो गया, 9 9 18 हो गया, 32 18 कितना हो जाएगा, 32 18 मेरे ख्याल से 50 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा एक बार। तो ये पूरा का अगर परिमाप, आयत का परिमाप निकालने के लिए कहा जाए तो 50 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं कहूँ भुजा कितना आया था, 12, तो 12 ये हो गया, फिर ये 12 हो गया, फिर ये 12 हो गया, फिर ये 12 हो गया, सबको अगर 12 12 करके जोड़ूं, परिमाप कितना आ जाएगा, 12 12 24 12 36 12 48। इसका आंसर कितना आ सकता है, 48 आ सकता है। फिर से फ्रेश बना देता हूँ मैं आपको। देखिए है क्या, 16 गुणे 9 बोला है, क्षेत्रफल है, तो 16 गुणे 9 है इसका क्षेत्रफल, को 16 गुणे 9 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, किसका, जो भी आयताकार का लंबाई और चौड़ाई दिया है, दोनों को गुणा करके, कि लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, दोनों को गुणा करके क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल कितना है, 144। अब क्षेत्रफल निकल गया 144 किसका, आयताकार का। अब ये बराबर है किसके, वर्गाकार भूखंड का, यानी एक भूखंड बनाया है हमने वर्ग वाला। अब इसका क्षेत्रफल उन्होंने कितना कह दिया, बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल 144 है। अब इसका क्या निकालेंगे, इसका हम भुजा निकाल लेंगे, ताकि हमको परिमाप पता चल जाए। तो इसका भुजा कैसे निकालेंगे, 144 का रूट में 144 कर देंगे। तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसी संख्या से गुणा भाग करते हैं कि ये स्क्वायर में आ जाए। तो हम जानते हैं कि 12 गुणे 12 ये कितना होता है, 144। तो ये 2 से ये 2 कट जाता है और ये 12 बच जाता है। तो इसकी संख्या हमको पता चल गया, एक भुजा की संख्या 12 है, तो दूसरी भुजा की भी संख्या वही हो जाएगी, तीसरी भुजा की संख्या वही हो जाएगी, चौथी भुजा की संख्या वही हो जाएगी। तो ये 12 हो गया, क्योंकि सब बराबर होता है, तो 12 12 12। इसका क्या निकालना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप कितना हो गया, ये 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 12, ये भी कितना हो जाएगा बाबू 12, ये भी कितना हो जाएगा 12। तो सब 12 हो गया, कि परिमाप सारे को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा दूरी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो 12 12 24 12 36 बच्चों का 48। कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 48। ये गुणा करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम तो सबको जुड़वा देते हैं, क्योंकि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आराम से बना लेगा। एक प्रश्न था कि 1 से 100 तक युग्म अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, 1 से 100 तक का अगर युग्म अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो ये टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43
59, 61, 71, 73, ये टोटल संख्या काउंट कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8। तो ये टोटल कितने हैं बाबू? 8 हैं। टोटल कितने हैं? ये टोटल 8 है। और ये युग्म का मतलब क्या होता है? तो दोनों के बीच में युग्म मतलब 2 का अंतर हो। ये देखिएगा 3, 5 है, ये देखिए 5, 7 है, ये 11, 13 है और ये 17, 18 है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे। कोई भी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 इससे नहीं कटेगा। या तो 1 से कटेगा, नहीं तो जो भी संख्या है उसी से कटेगा। जैसे 3 किससे कटेगा? कहिएगा कि 1 से कटेगा नहीं 3 से। 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा नहीं 5 से। 11 किससे कटेगा? 1 से कटेगा नहीं तो 11 से कटेगा। यानी 1 से कटे या अपने आप से कटे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब युग्म अभाज्य, दो चीज़ यूज किया है। युग्म अभाज्य यानी दोनों के बीच में अंतर कितना? अभाज्य संख्या हो 1 से कटे या अपने आप से कटे, और युग्म में भी हो यानी उन दोनों के बीच में अंतर कितना हो? 2। तो केवल 8 संख्याएं हैं जिनके बीच में अंतर कितना है? 8 है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कुछ और भी पूछा जा सकता है। ये विस्तृत रूप से चर्चा क्यों? क्योंकि वो नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। अब ये पूछ देगा, ये बताइए कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से कटे या अपने आप से कटे? तो याद रखिएगा टोटल कितने हैं बाबू? 25 है। पूछेगा जरूर। कितने हैं? 25 है। अब इसे याद कर ले कि कौन कौन सी संख्याएं हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो कुछ नहीं करना है। मुझे जहाँ तक याद है कि आपको याद होगा 29 से 31 तक निश्चित रूप से याद होगा। जैसे मैं आपको 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। अच्छा, सबसे ज़्यादा मतलब 10 डिजिट तक देखा जाए, सबसे ज़्यादा किसमें मतलब ये संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये है आपका 11 से 19 के बीच में केवल 4 हैं। केवल 4 नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा 4 हैं। 11, 13, 17, 19। 11, 13, 17, 19 तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? 11 से 20 तक टोटल कितनी संख्या है? 4 संख्या है, याद रखिएगा। 11, 13, 17, 19 ये टोटल कितनी है? 4 है। इसके बाद देखिएगा को 23, 29 में 2 ही है। 31, 37 में कितना है? 2 है। अब हम पीछे से याद करवा दें। इतना याद हो गया ना? इतना हमने बताया, आपको याद हो गया होगा कि सर ने बताया था कि 11 से लेके 20 तक 4 था। को जाहिर सी बात है कौन कौन से था, तो इसका संख्या हम बता देते। जब भी वो संख्या देखना हो किसका कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो केवल किन संख्याओं में देखें? या तो 1 होगा उसके इकाई अंक पे, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 7 होगा, नहीं तो 9 होगा। याद रखिएगा 2, 3, 5, 7 को छोड़ के 2, 3, 5, 7 ये तो आपको याद ही रहेगा। 2, 3, 5, 7 इसमें भी 4 ही हैं। इसमें भी कितना संख्या है? 4 है। ये याद करवाने के तरीका हम बता रहे हैं कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी। ये तरीका बता रहे हैं बस। तो 1, 3, 7, 9 जो है ये इकाई अंक पे रहेगा, तो समझ सकते हैं कि ये हो सकता है आपका क्या? ये हो सकता है संख्या आपका अभाज्य। याद रखिएगा इकाई अंक पे क्या होगा? 1, 3, 7, 9। पीछे से याद करवाने के लिए कह रहे थे 90। 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में केवल एक संख्या है 97। 90 से 100 के बीच में केवल एक संख्या है 97। याद हो गया? कितनी संख्या है 90 से 100 के बीच में? एक संख्या 97। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 2 संख्या कर देंगे। एक के बाद कितना होता है? 2 होता है, तो वो 83, 89 है। 83 और 89 है। 83 और 89, 3 आ गया, 9 आ गया। तो 83 और 89 है कहाँ पे? को थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, 90 के पहले आया है, को ये 83, 89 है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ने पे एक बढ़ जाएगा। यानी पहले हमें मिला 1 संख्या, फिर मिला 2 संख्या, इसके बाद बढ़ेंगे तो कितना मिल जाएगा बाबू? 3 संख्या मिल जाएगा। अब वो कौन कौन सी होंगी? तो 9 होगा ही, इसके साथ ही आपका 3 होगा ही, एक और संख्या मिल जाएगी आपका 1। 71, 73, 79। 71, 73, 79 याद रखिएगा। 71, 73, 79 तो 3 संख्या मिल गई। 3 संख्या मिलने के बाद फिर ये 2 वाले रेशियो पे चला जाता है। फिर जाएगा आपका 2 यानी 61, 67 पे, फिर जाएगा आपका 2, 53, 59 पे। इसके बाद चला जाएगा फिर से 3 संख्या पे, 41, 43, 47। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 1-2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। तो ये है अभाज्य संख्या। हम चाहते थे कि अभाज्य संख्या आप याद कर ले। एक और प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5, भी एक्स 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 रोमन अंक गलत है? जी हाँ, निश्चित रूप से गलत है। कभी भी भी को
देखिए एक इसको समझाने से पहले ना ये आपको तालिका तो याद होना चाहिए, ये सारा लिखा गया, समझा भी देते हैं, लेकिन कभी भी इसका रूल आप पढ़िएगा, रूल भी हमने लिखा। जो आपका मेरा जो ये सीरीज़ था ना धमाका सीरीज़, अब ये हिंदी क्लब पे उतने वीडियो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि धमाका सीरीज़ में हर चीज़ हमने लगभग पढ़ा दिया, छोटे से वीडियो में ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हमने। जब भी देखिएगा इसमें तो वीएलडी का जो चक्कर है ना, वीएलडी वीएलडी जानते हैं ना, वीएलडी ये इधर उधर कूद फान ज़्यादा नहीं करता है। वीएलडी क्या होता है ना, कूद फान ज़्यादा नहीं करता है। यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला चक्कर जो है, संकेतों वीएलडी को कभी भी बड़े मानों वाले संकेतों के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है, यानी इससे बड़े संख्या से घटाया नहीं जा सकता। वीएलडी को वीएलडी 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 को कभी भी बड़े संख्या से घटाया नहीं जा सकता, बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है। बड़े मान वाले के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता, याद रखिएगा, बड़े मान वाले के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ पे देखिएगा वीएलडी है ना, आपको क्या याद करवा, वीएलडी का चक्कर बहुत खतरनाक है। वीएलडी का चक्कर, वीएलडी क्यों कह रहे हैं कि ये एल फॉर लव होता है ना, कि वीएलडी का चक्कर बहुत खराब होता है, कुत्ता बना देता है, डी फॉर डॉग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वी फॉर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। और एल फॉर लव, डी फॉर डेथ के करीब में पहुंचा देता है। जिस तरीके से आपको याद करना है याद कर लीजिए, वीएलडी जो होता है वो घटता नहीं है। तो यहाँ पे भी लिख दिया गया वी एक्स एक्स, तो भी तो क्या होगा, घटेगा नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि मैं आपसे कहूँ, ये एक्स एक्स का मतलब होता है एक्स बराबर 10 होता है, तो 10 और फिर एक्स का बराबर 10 होता है, तो दोनों को जोड़ते हैं आपस में, 10 10 20 हो गया। रोमन अंक में देखा जाए तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, रोमन अंक में ये 20 हो गया, तो 20 ये हो गया। अगर 25 लिखना होता तो क्या लिखते हैं, एक्स एक्स भी, ये 25 हो गया। लेकिन इसको बाईं ओर नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, कि मैं कहूँ आपको 15 लिखने के लिए तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 15, फिर ये घटेगा क्यों, ये घटेगा क्यों, डबल एक्स लगा के क्यों घटाएंगे, 3 अंक क्यों करेंगे, छोटा करेंगे ना बब्बू। इसीलिए इस तरीके से ये नहीं लिखा जाता, इसका रूल भी है और ये दिमाग में फिट भी हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। इसमें है क्या, 1 का मतलब 1, 2 का मतलब दोनों को जोड़िए, 1 1 ये 2 हो गया। 3 का मतलब तीनों को जोड़िए, 1 2 3। और भी का मतलब होता है 5, अगर इस साइड 1 लिख देंगे तो हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, तो ये हो गया 4। इस साइड लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6। याद रखिएगा, इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, दाहिने साइड आएगा तो प्लस होगा और इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, अब बीच में ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 संख्या, ये घट गया तो ये हो गया 4 और 1 बढ़ गया तो 5 1 6 हो गया, एक और बढ़ा दिए तो 7 हो गया, एक और बढ़ा दिए तो 8 हो गया। ठीक है, एक और चीज़ देखिएगा, कभी भी घटाते समय दो संख्याओं को एक साथ नहीं घटा सकते हैं, यानी कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 ये को दो बाएं तरफ नहीं लिख सकते हैं, ये कोई संख्या नहीं है, ये रूल के खिलाफ है, ये संख्या नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा। आप चाहिए 3 ऐसे लिख दें, 2 को घटा के 3 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, 3 लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे। कोई संख्या 3 बार रिपीट हो सकती है, याद रखिए, कोई संख्या क्या हो सकती है, 3 बार रिपीट हो सकती है, इतना रूल काफ़ी है आपके लिए। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये 8, ये 9, ये 10, बहुत सारे रूल है, पढ़ा देते हैं। ये 10 यहाँ लिख दिया, 20 के लिए डबल और 30 के लिए ट्रिपल, अब 40 के लिए 4 नहीं हो जाएगा, ये एल से घट जाएगा, BLD हमने कहा था, BLD ये नहीं घटेगा, तो 40 लिखने की एल में से एक्स घटा देंगे, क्योंकि एल किसका मान होता है 50 का। उसके बाद एल एक्स हो जाएगा, फिर एल डबल एक्स हो जाएगा, 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स हो जाएगा, फिर क्या करेंगे एक्स फिर घटाएंगे 90 में, तो 90 का सी एक्स हो जाएगा, ये 100 का सी हो जाएगा, इसी तरह 100 का सी, इसी तरीके से ये हो जाएगा। 500 का डी होता है, 1000 का एम होता है, नीचे हमने लिखा भी है 1 5 10 50 सी। ये क्या है, एल है, एल सी डी एम, CDM, CD मेमोरी। एल तो जानते हैं लब से स्टार्ट हो रहा है, लब से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या हो गया CD मेमोरी, CD मेमोरी। 100 C4 100, C4 क्या होता है 100, D4 50 और M4 1000। ठीक है, CD मेमोरी याद हो गया होगा।
चलिए आगे देख लेते हैं। अब पढ़ लीजिए केवल, यदि किसी संकेत का पुनरावृत्ति होती है तो वो जितनी बार आता है उसका मान उतनी बार ही जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे 2 के लिए 2 अंक लिखा है 2 हो गया, 20 के लिए 2 10 का साइन बनाया तो 20 हो गया। इसी तरह 30 का भी। किसी भी संकेत को 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, ये तो पहले ही बता दिए। संकेत VLD, देखिए VLD के साथ बहुत चक्कर खतरनाक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लव वाला डेड हो जाएगा। VLD कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती, VLD का कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। मतलब 2 बार आप VB नहीं लिख सकते हैं, 2 बार LL नहीं लिख सकते हैं, 2 बार DD नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा। 2 बार VB नहीं लिख सकते हैं, 2 बार LL नहीं लिख सकते, 2 बार DD नहीं लिख सकते, ट्रिपल बार भी नहीं कर, मतलब 2 होगा ही नहीं तो 3 पे कहाँ पहुँच गए। कोई VLD बहुत खतरनाक शब्द है, ये कम नहीं होगा और ना ही पुनरावृत्ति होगी, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 वगैरह के लिए इन्होंने बता दिया। यदि किसी छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर जाता है तो उस मान से उसे क्या करते हैं, बाईं ओर। अगर वो बाईं ओर जाएगा, बड़े मान के छोटे मान को जोड़ दिए थे जैसे, अब देखिए इन्होंने बाईं दाईं जो भी लिखा हो, मैं अपने हैंड का बता रहा हूँ। अगर देखिए इधर गया तो जुटेगा, अगर इधर गया तो घटेगा, याद रखिएगा। इधर गया तो घटेगा, इधर गया तो जुटेगा, बस यही कहना चाहता है। जैसे 40 हमको लिखना है, क्या करना है, 40 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 40 लिखना है तो L4 50, इसके आगे x लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 40, याद रखिएगा ये चीज़। L4 50, इसके पहले x लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 घट जाएगा तो 40, देख भी लीजिए यहाँ पे आपका होगा L50 है XL। आप एक बार सीख जाइएगा तो हो जाएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। हमको डेली इसी का इस्तेमाल करते हैं लगभग लिखते समय। और वही लिखा गया है, VLD को कभी भी बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता, यानी घटा नहीं सकते हैं, उसमें से घटाया नहीं जा सकता। I को V और X में ही घटाया जा सकता है। एक और चीज़, I को जो होता है ना, V और X से ही घटाया जाता है, V और X से ही घटाया जाता है। X को L और C से ही घटाया जाता है, X को L C से ही घटाया जाता है, वैसे ही C को M और D से ही घटाया जाता है। उतना जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन पढ़ लीजिए। अब चलिए एक और प्रश्न था, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य। माध्य जब भी निकालना होता है तो याद रखिएगा, माध्य निकालने के लिए बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। अगर मैं बात करूं 1 से 10 में अगर बीच देखा जाए तो लगभग आपका 5 के प्लस आ रहा है, यहाँ पे 5 और 6। अगर इसको देखा जाए तो 3 इधर से हट जाएगा और इधर से कितना हट गया, मतलब इधर से देखा जाए 7 8 10 इधर से हट गया, इधर से ये संख्या हटा दीजिए 1 2 3 4, तो ये हट जाएगा। तो बीच वाली संख्या की अवस्था है 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में आराम से निकाल सकते हैं। नहीं तो इसको करते क्या है, कुछ नहीं करना है, उतना मत सोचिए क्या सूत्र लगता है क्या नहीं, कुछ नहीं कीजिएगा। इस टोटल को क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। टोटल को क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। जितनी संख्या होती है उतनी संख्या से भाग दे देते हैं, ठीक है। 10 है, 10 ये टोटल को जोड़िएगा तो 55 आएगा, 55 में 10 से भाग दे दीजिएगा तो 55 में 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5.5, आराम से निकल जाएगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 से 10 प्राकृत संख्याओं का अगर ये निकाला जाए, प्राकृत संख्याओं का योग निकाला जाए, 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकाला जाए तो कितना आता है 55 आता है। 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योग कितना आता है 55 आता है, याद रखिएगा इसको। अब बटे 10 कर दिए तो 5.5 आंसर आएगा। माध्य जब भी पूछेगा तो 5.5 ही होगा, याद रखिएगा। एक और इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने लिखा है n जो संख्या होती है, मान लीजिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, n गुणे n+1 बटा 2 करते हैं। जैसे अगर ये संख्या कितनी है 10 थी तो 10 गुणे 10+1 बटे 2। अब इसको देखिए, ये हो गया 10 गुणे ये हो गया 11 बटे 2। अब जोड़िए इसको, 10 और 11 कितना होता है, 10 और 11 गुणा कीजिएगा तो 110 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। तो अब इसको भाग दे दीजिए तो ये होगा 55। अब 55 में क्या करना है 55 का क्या करेंगे हम, तो ये तो इसका 55 उसका क्या निकला, 55 उसका
प्राकृत संख्याओं का योग निकला। तो प्राकृत संख्याओं का योग हमने इसलिए दिया है ताकि आपको पता चल सके, और उसके बाद जितनी संख्या तो उतनी संख्या से भाग दे दीजिएगा तो फिर से 5.5 आपको मिल जाएगा। तो जब भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, ये पूछा जा सकता है प्राकृत संख्याओं का योग। मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये पूछ लिया ना, मादे पूछ लिया, अब जब भी पूछेंगे तो प्राकृत संख्याओं का योग पूछ सकते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। इसमें ये भी लगाया जा सकता है कि प्राकृत संख्याओं के जगह पे एक और शब्द लगाया जा सकता है कि प्रथम n मतलब कोई संख्या होगा 10 तक या 50 तक, प्रथम 50 तक सम संख्याओं का योग निकालिए। चाहे ये इतनी मतलब जितनी संख्या होगी उतनी संख्याओं तक ये निकालें, सम संख्याओं का योग निकालिए, विषम संख्याओं का योग निकालिए। इस तरह पूछा जा सकता है। टोटल काउंट केवल लिख लेना होता है, काउंट लिख के आप आराम से बना सकते हैं इस तरीके से। नहीं तो फिलहाल ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से जोड़ के निकाल लीजिएगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है, या तो जोड़ के लिखिए नहीं तो इस तरीके से लिख लीजिए। अब चलिए माध्य निकालना। अब मान लीजिए इसको कहते हैं हम लोग मीन, माध्य। अब यहाँ पे भी देखा जाए माध्य निकालना लिखा हमने, इसको मीन के नाम से जानते हैं। मीन, मीडियम, मोड, ये 3 चीज़ है ना। बहुलक दिया है हमने, मोड दिया है, तीनों आज हम पढ़ा देते हैं कि अगर पूछे माध्य के अलावा माध्यिका और आपका बहुलक निकालना तो उसे कैसे निकालेंगे। चलिए इसमें होता क्या है माध्य में कि जो भी उसका अंकों का योग होता है, जैसे 55 हुआ, अब बटे अंकों की संख्या होती है, इस तरीके से हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। तो 10 था, 10 को टोटल 55 जोड़ा था, फिर हमने 10 से भाग दे दिएगा, 5.5 आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। माध्यिका माध्यिका के 2 फॉर्मूले हमने लिखे हैं। अगर आंकड़े विषम संख्या हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, जब सम संख्या हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है n+1 बटे दूसरा बटे 2, दोवां पद वो आंसर होगा। यहाँ विषम संख्या हो अगर तो n बटे दोवां पद और n बटे 2+1 वां पद बटे 2, जब संख्या सम संख्या हो। ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। एक का उदाहरण हम बता देते हैं। संख्या कुछ भी दिया हो उस संख्या को क्रम से सजा लेंगे। कुछ भी इधर उधर दिया हो, जैसे पहले 1 दे देगा, फिर 8 दे देगा, फिर 3 दे देगा, 2, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्रम से सजा लीजिएगा और इसको काउंट कीजिएगा तो कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल। ध्यान से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला है 7 संख्या है। 7 संख्या क्या है, विषम है। इसका माध्यिका निकालेंगे अगर तो n+1 बटे दोवां पद। यहाँ पे n का मतलब क्या होगा, कितनी संख्या है, यानी 7 संख्या है तो 7+1 बटे दोवां पद, तो 7 1 8 होता है, 8 बटे 2 यानी चौथा पद। कौन सा पद, चौथा पद। अब इसमें से चौथा पद कौन सा होगा, इधर निकालिए, 2 1 3 इधर पद और ये हो गया 3 नंबर चौथा पद। वैसे भी जब भी इसका माध्यिका निकालना होता है ना, तो 1 फिर 2 दिया है, फिर इधर 3 3 8 दिया है, 1 1 2 1 1 1 2 दिया है, फिर एक बीच में ये दिया है। तो इधर 3 निकाल लीजिए, इधर 3 निकाल लीजिए, जो बीच वाली संख्या होती है विषम संख्या है तो वही माध्य होता है। कुछ नहीं बनाना है इसमें। 3 इधर निकाल दीजिएगा, 3 इधर निकाल दीजिएगा, वही विषम संख्या वाली बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। सॉरी, माध्य नहीं, माध्यिका होती है। बीच वाली संख्या ये माध्यिका होती है। याद रखिएगा माध्यिका और माध्य में अंतर होता है। तो माध्य होता है कि जितना संख्या का योग होगा बटे जितनी संख्या होगी, वो एवरेज जिसको कहते हैं, वो माध्य होता है। इसका मतलब होता है आपका कि बीच वाली संख्या से मतलब होता है। ठीक है, बीच वाली संख्या से मतलब होता है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, n बटे दोवां पद और n बटे 2+वां पद, यानी n बटे दोवां पद, यानी जितना संख्या है, मान लीजिए ये सम संख्या है, को 8 बटे दोवां पद बराबर 4 हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, 8 बटे
दोवां पद प्लस 1, 8 बटे दोवां पद प्लस 1, यानी ये कितना हो गया आपका 8 बटे दोवां पद प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एक हो गया 4 को, ये 8, ये भी हो जाएगा 4 1 5, यानी चौथा हो जाएगा और ये पाँचवा हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल संख्या 8 है तो बटे 2 ये 4 और 5 आ गया, तो 4 और पाँचवा जो संख्या होगा उसको लिख के, मान लीजिए चारवा पाँचवा संख्या, अगर ये इसमें एक और संख्या अगर 8 बढ़ा दीजिएगा तो चौथा और पाँचवा जो संख्या होगा दोनों को लिख के क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, और जोड़ के उतने ही से, मान लीजिए 3 3 होगा, उतने ही से भाग दे दीजिएगा, तो 3 3 6 बटे 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना, यहाँ काउंट कर लीजिए, 3 1 4, चौथा पद 3 है, पाँचवा पद 3 है, तो 3 3 6, 6 बटे 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। माध्यिका। बहुलक, अधिक बार आए आंकड़ों की संख्या, इसमें देखा जाए अधिक बार क्या आया है, अधिक बार 3 आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक अगर निकालना हो तो 3 हो जाता है। कभी कभी होता है ये कि माध्य निकालने के लिए दे दीजिए, यदि माध्य 7 है और हाँ, कभी कभी ये होता है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए दे दिया जाता है और माध्य और माध्यिका देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे, माध्य 7 है और माध्यिका कितना है 9 है, तो बहुलक ज्ञात करें। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, बहुलक जो होता है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है, मध्यांक होता है, मध्यांक मतलब माध्यिका होता है। इसका नाम क्या है, मध्यांक या माध्यिका, मध्य का अंक खोजता है ये, तो मध्यांक हो गया, और साथ में क्या होता है, माध्य होता है। को मध्यांक जो होता है ज़्यादा होता है और 3 को अपने साथ रखता है, क्या करता है 3 को 3 मध्यांक, और इसके बाद -2 माध्य। ठीक है, बहुलक 1 नंबर पे है, इसलिए 1 नंबर पे मध्यांक 3 है, को मध्यांक 3 देख रहे हैं, सबसे लंबा है भी, इसलिए 3 लेके बैठा है। इसका शब्द देखिए लंबा है ना, इसलिए 3 लेके बैठा है, -2 हो जाता है, -2 माध्य। तो ये घटा लेंगे, देखिए ये हमने कर दिया है, बराबर में 3 गुणे 9 है, 2 गुणे 7 है, 3 गुणे 9 3 ये हो गया, और ये 9 ये माध्यिका दिया है ये हो गया, और 2 गुणे 7 यानी 2 कौन सा है आपका, ये फॉर्मूला वाला 2 और 7 ये, तो दोनों को सॉल्व करके से बना लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, खुद से ट्राई करके बना लीजिएगा, सूत्र भी है। अगला प्रश्न 7 नंबर, 100 को 1/2 से भाग देने के बाद 30 जोड़कर प्राप्त परिणाम 45 घटाने पर परिणाम होगा। ये कैसे बनेगा, वैसे तो हमने शॉर्ट में बना दिया है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसको याद रखिएगा, 100 को इतना से भाग देने पे, इतना से भाग देने पे, इतना से भाग देने पे, और देने के बाद इतना कर लेने के बाद 30 जोड़कर परिणाम जो भी आएगा उसमें से 45 घटा देना है। यही है, हो सकता है इस तरह का प्रश्न दे दे अगली बार, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, कहना यही चाहता है 100 को इतना से भाग देने पे, 100 को इतना से भाग देने पे 30 जोड़कर 45 घटाने, जो भी परिणाम हो तो 45 घटाई थी, तो आसान कर दिया है। लेकिन इस तरह दे दे तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले काक को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, लुढ़को लो घटाओ, इस तरीके से बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 100 का को पहले, का तो है नहीं, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, इसके भाग वाला करेंगे, 100 हो गया, और ये भाग का साइन है, इसको किस में चेंज करेंगे, गुणा में चेंज कर देंगे। तो गुणा में चेंज करने के बाद ये पलट जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणे 1 हो गया, 2 ऊपर चला गया 1 नीचे, तब ये क्या हो गया आपका, गुणा में चेंज हो जाएगा, +30 और -45। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 100 गुणे 2 ये हो गया 200, +30 -45, तो ये हो जाएगा 230, दोनों को जोड़ देंगे, 230 कैसे जोड़ दिए, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो, गुणा नहीं है, गुणा करो, धन जोड़ दो, लुढ़को लो घटाओ, यानी इसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद लुढ़कते समय हम घटाव लेंगे, तो ये जुट गया 200 + 30, 230 - 45, और 230 में से 45 घटाइएगा, यहाँ हमने लिखा है 230 में से 45 घटाइएगा तो 185 आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न ये था, चीनी का बोरा के वजन इतना केजी इतना ग्राम है, क्या बोरा का वजन 4 पॉइंट, अभी ये साफ नहीं लिखा गया था, कितना ही करेक्ट है कि कितना लिखा गया था, हमने लिख दिया, तो दोनों को ये घटाने के लिए कहा गया, आराम से इसे घटा सकते हैं। जैसे में अगर चीनी के बोरा का वजन, यानी चीनी का बोरा के साथ ये वजन है, अब केवल बोरा का वजन इतना है, तो चीनी का वजन कितना होगा, तो ये हमने घटा के लिख दिया।
ये दशमलव में आपको घटाना आता है कि नहीं वो पूछा गया। जैसे में ये और डिफ़िकल्ट पूछा जा सकता था, 117.850। 117 क्या है, वो 117 आपका हमने केजी लिख दिया है और ये हमने ग्राम लिख दिया है। अब इसमें क्या घटाना है, 4.175। ये तो आप आराम से घटा लीजिएगा। कभी कभी होता ये है, लिख देगा कि 117.85 ग्राम है आपका चीनी का बोरा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 117.85 ग्राम है चीनी का बोरा, और आपका जो बोरा का वजन है वो कितना है, 175। 4.175 है। अब इसको घटाइए। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी अगर ये 3 डिजिट का है या कितना 5 डिजिट का हो चाहे 6 डिजिट का हो, उतना जीरो आराम से आप लास्ट में लगा, पहले नहीं लगा सकते, लास्ट में लगा सकते हैं। अब इसको घटाइएगा तो आराम से घट जाएगा। 0 कम 0, 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 5 की जगह पे कितना हो जाएगा, 4 को 4 एक हाथ से लेकर 14 को ये हो जाएगा 7, और यहाँ बच गया 8 की जगह ये घटा दिए थे को 7 हो गए, 7 में से 1 गया 6 को ये 675। इसमें से 675, इसमें से घटाएंगे 117, 117 होगा तो 3 हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 1 1, 113.675 होगा आंसर। ठीक है, ये जीरो का कोई लास्ट में वैल्यू नहीं होता। हमने जीरो लगा के आपको समझा दिया कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई ये बट्टा का घटाव आना चाहिए। अब ये अगर ये होता, मान लीजिए यहाँ पे 3 हो, यहाँ 1 है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता, तो इसमें से ये हासिल लिया जा सकता था। ठीक है, अगर ये टाइम वाला होता तो हासिल आके जुड़ता 6, लेकिन ऐसे है टाइम वाला नहीं है, तो ऐसे केजी वगैरह में घटाना तो ये यहाँ पे एक आएगा, तो ये कितना होगा 7 को यहाँ बच जाएगा 6, और यहाँ आएगा तो हो जाएगा, अगर यहाँ 0 है तो 10 हो जाएगा। याद रखिए, टाइम वाला में कितना हो जाता है बाबू, 6 हो जाता है। तो टाइम वाला भी बता देना चाहते हैं, क्योंकि टाइम वाला पूछेगा ही और घटाना पड़ेगा ही, ईवीएस में पूछे या यहाँ पूछे। एक टाइम वाला ये प्रश्न था, 42 वर्ष 12 महीना में 2 वर्ष 23 महीना घटाना। तो इसके लिए देखिए कि कुल देखा जाए तो ये 2 वर्ष 23 महीना है, यानी 3 वर्ष 11 महीना कर सकते हैं क्या बाबू, 3 वर्ष 11 महीना, 3 वर्ष 11 महीना। कुछ नहीं करना है, 1 वर्ष इसमें 12 का 1 साल होता है, तो 12 का 1 साल होता है, यानी 12 महीना का 1 साल होता है, तो 1 साल इसमें जोड़ देंगे। ये बनाया हमने अलग तरीके से, इस तरीके से भी बना सकते हैं आसान तरीके से। हमने क्या किया ना, 2 साल और ये 2 साल, 4 साल में 1 महीना कम हुआ, उस तरह लिख लीजिए। नहीं तो 3 साल 11 महीने लिख लीजिए और आराम से घटा लीजिए 42 में से। को 42 में से घटाइएगा तो 12 में से 11 जाएगा तो 1 साल हो जाएगा, और 42 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 3 घटाइएगा 42 में से तो 39 हो जाएगा। 39 को जोड़िए, 40 41 42, जब घटा के फिर से जोड़ लीजिएगा तो वेरीफाई हो जाता है। 39 साल 1 महीना हो जाएगा। जिस तरीके से बनाना उस तरीके से बना के सॉल्व कर लीजिए। इसके अतिरिक्त हमने लिखा है, कभी कभी पूछ देता है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटा में कितना हो जाएगा, कितना मतलब सेकंड हो जाएगा, तो 60 गुणे 60। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड हो जाएंगे। कितना है, 6 के 36, 3600 सेकंड। तब 24 घंटे में 24 गुणे 3600 को इतना 100 सेकंड होते हैं एक दिन में। को एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक और प्रश्न था, ये था प्रश्न, और ये इसी तरीके से उन्होंने दे दिया, लेकिन बातचीत नहीं हुआ और ये हमें समझ में नहीं आया कि उन्होंने लिखा क्या था। दंड आरेख से एक सीएम बराबर 16 करोड़ ऐसे करके 85 करोड़ माइनस 85 करोड़ ऐसे करके उन्होंने दिया था, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे इक्वल टू वगैरह से दिया था। हमें समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहते हैं। बात होता तो क्लियर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, इसे हमने फिल कर दिया है। ये वाला लाइन आपका फिल नहीं था, यहाँ पे क्या होगा शायद ये भी शायद फिल नहीं था कि फिल था, शायद मान लीजिए ये भी फिल नहीं था, मान लीजिए ये नहीं फिल था, और 1 2 3 4 फिल करना है तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या बनाया, 1 2 3 4, तो ये 4 का स्क्वायर, 2 3 4
और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इधर चलिए 4 का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर। अब 2 6 12, अब ये समझ में नहीं आ रहा, 2 दूनी 4 होता है, 2 4 8 लिखता तो पता चल जाता है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसे चलते हैं 1 2 2, यानी अगर इसको 2 से 1 से गुणा किए तो 2 आ गया, 3 दूनी 6, 4 त्रिका 12, अब ये हो जाएगा 5 चौका 20, कितना हो जाएगा 5 चौका 20 का स्क्वायर। अब इधर चलिए 2 1 3, 6 1 7, 12 1 13, 20 1 21। ये एक तरह का रीजनिंग का प्रश्न पूछा जा रहा है और आराम से रीजनिंग लगाइएगा कि कैसे हो सकता है, ठीक है ना। बस रीजनिंग लगा दिए, इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है, बस दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा बखूबी। 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 20 हो गया, 21 हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद ये लिखा हुआ था और ये फिल करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और संपूरक कोण से संबंधित प्रश्न था, तो हमने दोनों चीज लिख दिया, कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण। कोटिपूरक या पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक, सम का मतलब होता है पूरा। कोई भी त्रिभुज का मान अगर देखा जाए तो कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। तो जब दो कोणों का योग जब हो ना 180 डिग्री, याद करवाने के लिए हमने 180 बोला, ठीक है। 3 भुजाओं का जो होता है मान वो 180 होता है। याद रखिएगा समपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योगफल 180 होता है। दो कोणों का योगफल 180 होता है, वो कौन सा कोण होता है, वो संपूरक कोण होता है। इसमें करता क्या है, एक कोण का मान दे देगा 90 या 80 या 110। मान लीजिए अगर कोई कोण संपूरक कोण है और एक कोण का मान 10 है, तो दूसरे कोण का मान क्या होगा, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो बाबू 180 आ जाएगा, तो 70 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा ना, तो 70 आपका करेक्ट आंसर है अगर वो संपूरक कोण है। तो अगर वो कोण कोटिपूरक कोण है तो कोटि मतलब कितना होता है, आधा। कोटि मीन्स क्या हो गया, आधा। याद रखिएगा कोटि मीन्स क्या हो जाएगा, आधा। जब भी कोटिपूरक जब भी नाम रखा जाए तो वो आधा हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। तो अगर किसी कोण का मान 60 है, को अगर वो कोण कोटिपूरक कोण है, को दूसरा कोण का मान क्या होगा, यानी दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90 होता है। तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 60 30 कितना हो जाएगा, 90। तो ये कोटिपूरक कोण हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था घटाव वाला क्वेश्चन था कि अगर 5 और 6 की संख्या अदल बदल कर दें, मैंने अपना स्थान चेंज कर दें, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था, पहले हम अदल बदल कर देते क्योंकि ये बड़ी संख्या होगी। तो 5 6 3 5 0, 5 6 3 5 0। अब 6 यहाँ ला दिए, 5 को यहाँ पहुँचा दिए, तो यहाँ पे हो गया 5 6 3 5 0। फिर इस संख्या से घटा दिए, तो इसको घटाइएगा तो घटाव आना चाहिए 990 आएगा। जैसे मैं 0 से 0 घटाया तो 0 आ गया, यहाँ बच गया 5 और यहाँ है 6। तो 5 में से ऐसे आएगा ना, 5 में से 6 घटाइए तो अगले में से क्या करता है, हर लेता है। देखिए हम यहाँ घटा देते हैं, अगला कितना है 3 है और नीचे में कितना है 3 है। अब इसको घटाना हो, इसके आगे क्या है 6 है और कितना है बाबू 6 है और इधर है आपका 5। घटाना भी सिखा देते हैं आपको। तो और इधर था 0 0, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 5 है नीचे में 6 है, जाहिर सी बात है आगे से हर लेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 हो जाएगा। दोनों के बीच में एक अंतर 1 है तो ये डायरेक्ट 9 हो जाएगा। ऊपर वाला कम होना चाहिए, याद रखिएगा ऊपर वाला कम होना चाहिए, तो 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक हारसी ले लिया गया तो यहाँ पे 2 बच गया। 2 3 का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, ऊपर वाला कम है तो यहाँ हो जाएगा 9। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 6 था, एक घट के हो गया 5। तो 5 और 5 अब दोनों बराबर है कि ये हो जाएगा 0, यानी कट जाएगा, तो 990 आपका आंसर हो जाएगा। घटाव भी आना चाहिए एकदम ट्रिकी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या जिसे 5 6 8 12 16 से भाग देने पे शेष कितना बचे, 2 बचे। तो इन सारी संख्याओं का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। तो देते हैं 4 6 8 12 16। तो सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं 2 से। 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 और 2 चौका 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। अब देखा जाए तो फिर 2 से जाएगा, हम क्या करें कि 4 ही से एक ही बार दे देते हैं, बात खत्म हो जाएगा। वैसे आपको 4 से नहीं देना, 2 ही से दीजिएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 1 और सॉरी ये हो जाएगा 2। 4 से भाग देंगे 2 में का 2 ही रह जाएगा। ये हो गया 3, ये हो गया 4 एकम 4, ये बच जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2। फिर कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये भी हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, बच जाएगा 3 6।
3,6 ये चला जाएगा 3 से तो 3 ये बच गया आपका 6, तो ये भी 6 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 उतर जाएगा तो 3 हमने यहाँ लिख दिया, फिर 1 उतर गया, फिर 6 बचा, 2 3 6, और फिर 2 से 2 कट गया, को यहाँ बचा 3 3 को 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा क्या 2 4 2 को 4 दूनी 8 और 3 4 दूनी 8, दोनों संख्या को आपस में गुणा कर दिया, इन दोनों संख्या को आपस में गुणा कर दिया ताकि आसान हो जाए। तो 2 3 6 का 8 छक कितना होता है बाबू 48, इसका एलसीएम कितना निकला 48। एलसीएम निकला जब 48, इसमें कितना कितना शेष रखना है 2, तो जितना आएगा एलसीएम उसमें जितना शेष चाहिए उतना जोड़ दीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 50। नहीं तो ये क्या कर सकते हैं आप आराम से भाग दे के भी बना सकते हैं। भाग दे के कैसे बनाएंगे, तो जो भी ऑप्शन लिखा होगा ना 50 60 70 80 90 जो भी लिखा होगा वो 4 से भाग के देखिए, 6 से देखिए, 8 से देखिए, 12 से देखिए, 16 से देखिए, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन इससे भी करके देख सकते हैं कि कौन मतलब किसको भाग देने पे 2 से बच रहा है। कि लेंदी हो जाता है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल के बना लीजिएगा, बन जाएगा। कुछ 14 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, एक का पता नहीं चला, और 15वां क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, जैसे मिलेगा आपको बताया जाएगा, नहीं कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वहाँ बनाने की कोशिश किया जाएगा। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज हो गई होंगी, और इससे ज़्यादा मैथ में बनाने वाला मुझे नहीं लग रहा कि पूछ रहा है। थोड़ा मतलब देख लीजिएगा, वैसे तो कुछ बच्चों ने कहा कि रेलगाड़ी वगैरह वाला थोड़ा कम पूछ रहा है टाइम वाला, लेकिन टाइम वाले पे भी फोकस रखिएगा, जब भी उसमें घटाने का ही चक्कर है, 6 हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये था आपका मैथ का वीडियो। ईबीएस का भी उन्होंने भेजा है, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं बताया जा नहीं होगा, तो कम्युनिटी में वो पेज डाल दूंगा, रुपेश जी के द्वारा शायद दिया गया था ये। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।